नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम अपनी उम्र मतलब आप लोगों की जो किशोरावस्था की उम्र है, इस उम्र के ऊपर आधारित पाठ हम देखने वाले हैं। आपकी जो समस्या होती है, प्रत्यक्ष रूप में उस समस्या का निराकरण हम अपने माता पिता के द्वारा ही उनसे संवाद स्थापित करके किस तरीके से कर सकते हैं। बस यहाँ पर पत्र शैली में हमें एक पत्र लिखकर अपनी बेटी को पत्र लिखकर अपनी बेटी की सहेली के जो मित्रता है या प्रेम में प्रवाहित होने की जो उसकी अभी उम्र सबकी है, देखिए सबकी उम्र होती है, लेकिन जिस उम्र में हमें पढ़ने की ज़रूरतें हैं, पढ़ाई की तरफ ध्यान देने की ज़रूरतें हैं, उस उम्र में अगर हम थोड़ा सा भी गलत कुछ कर लेते हैं तो वहाँ पर हमारा जीवन पूर्ण रूपेण बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि हमारे लिए जो एक दिशा है, जो पढ़ाई करना है, अध्ययन करना है, फिर उसके बाद जो हमने तय किया है उसके अनुसार हमें आगे बढ़ते रहना है। जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए बस यही एक सही समय होता है जहां पर हमें प्रत्यक्ष विशेष ध्यानपूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और वहीं पर हम अगर रास्ता थोड़ा सा भटक जाते हैं तो मान लीजिए हमारे माता पिता जिनके साथ हम संवाद स्थापित करते हैं, कई बार ये नहीं हो पाता है और संवाद न होने के कारण से हम जो कर रहे हैं सही या गलत हमें नहीं पता होता है। और इस उम्र में खास करके हमें ऐसा महसूस होता है कि मैं जो कर रहा हूँ ना बिल्कुल सही है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। और इसके विरुद्ध अगर कोई हमें बताता है, बस हमें कोई समझाता है, तो वह हमारे विरोध में है, ऐसा हमें महसूस होने लगता है, ऐसा हमें लगने लगता है। और इसलिए हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और अगर हमें इस तरीके से कोई समझाने वाला होता है तो वहाँ पर हमें हमारा अजीज, हमारा दोस्त समझकर उसकी तरफ हमें गौर करने की ज़रूरत है। बस यही हमें बताने का प्रयत्न एक पत्र के माध्यम से यहाँ पर सुनो किशोरी आशा रानी होरा जी ने बहुत सुंदर ढंग से, आपको बहुत पसंद आने वाला पाठ है, देखिए, क्योंकि आपकी उम्र के बारे में यहाँ पर लेखिका ने जिक्र किया है। आज हम लेखिका परिचय, विधा परिचय और पाठ का आरंभ देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं लेखिका परिचय। श्रीमती आशा रानी होरा जी का जन्म 7 अप्रैल 1921 को अविभाजित भारत के झेलम जिले की तकवाल तहसील स्थित ग्राम दुल्हा में हुआ, मतलब आज जो पाकिस्तान में है। आधुनिक हिंदी साहित्य में नारी विषयक लेखन में आप अपना अलग स्थान रखती हैं। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आपके लेख धारावाहिक रूप से छपते रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना और वर्तमान नारी वर्ग के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करना आपके लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य रहा है। आपकी रचनाओं ने लेखन की नई धारा को जन्म दिया है और हिंदी साहित्य में नारी विमर्श लेखन की परंपरा को समृद्ध किया है। आप अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित हैं। आपका निधन 2009 में हुआ है। आपकी प्रमुख कृतियाँ हैं भारत की प्रथम महिलाएं, स्वतंत्रता सेनानी लेखिकाएं, क्रांतिकारी किशोरी, स्वाधीनता सेनानी, लेखक, पत्रकार आदि। विधा परिचय देखते हैं। कौन सी विधा में ये पाठ हमें पढ़ना है, अध्ययन करना है। अनेक साहित्यकारों, महान राजनीतिक
को राजनीतिकों द्वारा अपने परिजनों को भेजे गए पत्रों ने तत्कालीन साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थितियों का लेखा जोखा प्रखरता से प्रस्तुत किया गया है। इन पत्रों का कला पक्ष साहित्यिक कलात्मकता को स्पर्श करता है। यहाँ जैसे कि पत्र हम कई बार देखते हैं, देखिए आज पत्र विधा बहुत अंशों तक समाप्त हो चुकी है। देखें, कोई किसी को पत्र नहीं लिख रहा है क्योंकि आधुनिक मीडिया हमारे पास इतनी तेज गति से फैल चुका है कि पत्र लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुरंत बात करनी है, फ़ोन उठाया, मोबाइल उठाया, अपनी बात की, काम खत्म। लेकिन विस्तार पूर्वक हृदयस्थ भावनाओं को व्यक्त करने का जो एक पत्र माध्यम था और उससे साहित्य के अंतर्गत रखा गया था, ये आज हमें साहित्य के अंतर्गत ही पढ़ना पड़ रहा है। देखिए, प्रत्यक्ष जीवन के अंतर्गत जो हम व्यवहार में लाते थे, जो हमारे ज़माने में हमने कई सारे पत्र लिखे थे, लेकिन आज वह जरिया यहाँ पर समाप्त हो चुका है। लेकिन साहित्य के अंतर्गत ये पत्र विधा आज भी हम देखते हैं और ये आगे भी साहित्य के अंतर्गत हमें पढ़ने मिलने वाला है। पाठ परिचय देखते हैं। लेखिका ने अपनी इस नवीनतम पत्र शैली में किशोरियों की शंकाओं, प्रश्नों एवं दुश्चिंताओं का समाधान एक माँ, अंतरंग सहेली और मार्गदर्शिका के रूप में किया है। किशोरियों के हृदय में झांक कर मित्रवत उन्हें उचित, अनुचित, करणीय, अकरणीय का बोध कराया है। हमारे देश की नई पीढ़ी पश्चिमी देशों से आ रहे मूल्यों और संस्कारों का अंधानुकरण करती जा रही है। हमारे देश की संस्कृति और परंपराओं को कालबाह्य और त्याज्य मानकर उनकी अवहेलना कर रही है। आत्मनिर्भर हो जाने से युवक युवतियों का जीवन के प्रति बदला दृष्टिकोण, विवेकहीनता और जल्दबाजी में लिया जाने वाला निर्णय नई पीढ़ी का जीवन सौंदर्य नष्ट कर रहा है। लेखिका के अनुसार नई मूल्यों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों की भूमि पर उतार कर स्वीकारना होगा। देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं पश्चिमी संस्कृति, आज भी हम देखते हैं कि पश्चिमी संस्कृति का जो अंधानुकरण किया जा रहा है, यह बहुत हद तक गलत साबित हो रहा है। देखिए, आज भी हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के इस युग में कहीं से भी, कभी भी, किसी भी तरीके से कोई भी विचार, संस्कार प्रसारित हो रहे हैं, उनका अनुकरण हम कर सकते हैं। इसके लिए किसी को कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ये बात निश्चित है कि हमें चुनना है, उसमें से हमें क्या लेना है, क्या ग्रहण करना है और किसे लेकर हमें आगे अपने जीवन के अंतर्गत उतारना है, आगे हमें चलते रहना है। यह हमारे ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। देखें, तो यहाँ पर देखें, सुनो, सुगंधा यह लेखिका की पुत्री है, बेटी है और उसकी सहेली रचना नाम की लड़की है और वह रचना प्रेम में इस तरीके से फंस जाती है कि उसे वह जो कुछ कर रही है बिल्कुल सही हो रहा है, ऐसे महसूस होता है। लेकिन हम उम्र, हमारे जैसे क्लासमेट्स होते हैं, उनके साथ अगर हम प्यार करना शुरू करते हैं तो वह हानिकारक हमारे लिए कैसे होता है और हमारी जो तरक्की है वह तरक्की कहीं ना कहीं अटक जाती है। यह कैसे है, यह हमें देखना बेहद जरूरी है। सुनो सुगंधा, तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। तुमने दो तरफा अधिकार की बात
उठाई है वह पसंद आई। बेशक जहाँ जिस बात से तुम्हारी असहमति हो वहाँ तुम्हें अपनी बात मुझे समझाने का पूरा अधिकार है। मुझे खुशी ही होगी तुम्हारे इस अधिकार प्रयोग पर। इससे राह खुलेगी और खुलती ही जाएगी। जहाँ कहीं तुम रुकती दिखाई देगी वहाँ भी परस्पर आदान प्रदान से राह निकल ली जाएगी। अपनी अपनी बात कहने सुनने से बंधन या संकोच कैसा। मैंने तो अधिकार की बात यूँ पूछी थी कि मैं उस बेटी की माँ हूँ जो जीवन से ऊंचा उठने के लिए बड़े ऊंचे सपने देखा करती है। आकाश में अपने छोटे छोटे डैनों को चौड़े फैलाकर धरती से बहुत ऊंचाई में फैले इन डैनों को यथार्थ से दूर समझकर भी मैं काटना नहीं चाहती, केवल उनकी डोर मजबूत करना चाहती हूँ कि अपनी किसी ऊंची उड़ान में वे लड़खड़ा न जाएं। इसलिए कहना चाहती हूँ कि उड़ो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रख कर। कहीं ऐसा न हो कि धरती से जुड़ी डोर कट जाए और किसी अनजाने अवांछित स्थल पर गिरकर डैने क्षत विक्षत हो जाए। ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम एक समझदार लड़की हो, फिर भी सावधानी तो अपेक्षित है ही। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सुगंधा को लेखिका आशा रानी होरा अपनी बेटी सुगंधा को पत्र लिखकर आगाह कर रही है, बता देना चाहती है कि वह जो कर रही है वह किस तरीके से, किस हालात में, किस स्थिति में उसका विचार है। और इन बातों को बताने के लिए यहाँ पर लेखिका ने पत्र लिखा है अपनी बेटी सुगंधा को और ये बताया है कि दो तरफा अधिकार की बात उठाई है, वह पसंद आई। दो तरफा अधिकार की बात मतलब उसने अपनी माँ को पत्र में ये लिखा है कि उसकी सहेली जो है रचना, उससे वह समझाना चाहती है लेकिन वह कैसे समझ नहीं रही है और इसलिए ये समझाने का काम जो है यहाँ पर आशा रानी होरा लेखिका ने अपनी बेटी के माध्यम से रचना को समझाने का प्रयत्न किया है। देखिए, मैंने तो अधिकार की बात यूँ पूछी कि मैं उस बेटी की माँ हूँ जो जीवन में ऊंची उठने के लिए बड़े ऊंचे सपने देखा करती है। हर एक माँ की इच्छा होती है कि उसकी बेटी हो, उसका बेटा हो, वह ऊंची उड़ान भरे, आसमान को छुए, अपने जीवन में सफल हो, यशस्वी हो, एक अच्छा नागरिक बने। और ये हर एक माँ की, हर एक पिता की निश्चित इच्छा होती है। देखिए, और इसे हमें पूरा करने का भरसक प्रयत्न करना बेहद जरूरी है। और यही बात यहाँ पर सुगंधा के माध्यम से रचना को समझाने का काम यहाँ पर लेखिका आशा रानी होरा जी कर रही हैं। धरती से बहुत ऊंचाई में फैले इन डैनों को, डैनों मतलब पंख जो है, एक पंछी के जो पंख होते हैं देखिए, और उसमें जो जान होती है, उसमें जो ताकत होती है, उसमें जो सामर्थ्य होता है, वो पूरे सामर्थ्य के साथ उड़ने की कोशिश एक पंछी करता है। बस यही सामर्थ्य हर एक व्यक्ति में किशोरावस्था में भरपूर मात्रा में यह सामर्थ्य होता है, यह क्षमता होती है। इस क्षमता का पूरा उपयोग करना बेहद जरूरी और आवश्यक होता है। देखिए, और इसे मजबूती के साथ पूरा करना हर एक विद्यार्थी के लिए किशोरावस्था से गुजरते हुए हमें करना आवश्यक होता है। और यही बात यहाँ पर लेखिका बताती है, उड़ो बेटी उड़ो, उस धरती पर निगाह रखकर। ऊंची उड़ान उड़ो ना, किसने मना किया है? उड़ना ही है। इसीलिए तो ये शिक्षा हम ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। तो उसके लिए धरती पर निगाह रखकर
मतलब वास्तविकता को ध्यान में रखकर धरती पर निगाह रखना। यहाँ पर मुहावरा है, देखिए कि वास्तविकता जो है, जीवन की यथार्थता जो है, उसकी तरफ हमें ध्यान देना है और विचारपूर्वक ध्यान देना है। किस तरह से ध्यान देना है? तो आज हम विद्यार्थी अवस्था से गुजर रहे हैं। एक विद्यार्थी होने के नाते मेरा विद्यार्थी का एक प्रथम कर्तव्य होता है। वह कर्तव्य कौन सा है? तो पढ़ाई करना है। जीवन में यशस्वी होने का मार्गक्रमण हमें करना है और वह मार्गक्रमण करते समय हमें ध्यान किन बातों की तरफ देना है? प्रेम में अगर हम फंस जाते हैं तो हमें जीवन का रास्ता रुक जाता है और जीवन में सफलता, यशस्वी होना हमारे लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमें प्रेम नहीं करना है, ऐसी बात है क्या? बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, इसके बिना कोई व्यक्ति रह नहीं सकता है। लेकिन हमें ध्यान देना है कि किस तरीके से और कब हमें क्या करना है, कैसे करना है, किसका अंधानुकरण करना है, किन बातों का अंधानुकरण हमें नहीं करना है। इन बातों की तरफ निश्चित रूप से हमें ध्यान देने की बेहद आवश्यकता है और यही लेखिका हमें मार्गदर्शन कर रही है, समझाने का प्रयत्न कर रही है। हर एक विद्यार्थी ने यहाँ पर अपनी तरफ गौर करना है, क्योंकि इस उम्र में हम इसी तरीके से गुजर जाते हैं। लेकिन कहीं कोई धोखा खाता है तो रुक जाता है, जीवन का प्रवाह वहाँ पर रुक जाता है। इस तरीके से हमें बिल्कुल रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है और ये मार्गदर्शन लेखिका से हमें ले लेना है। यह सावधानी का ही संकेत है कि निगाह धरती पर रखकर उड़ान भरी जाए। उस धरती पर तो तुम्हारा आधार है, उसमें तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कारों का, तुम्हारी संस्कृति परंपरा का, तुम्हारी सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा है। इसे निश्चित रूप से हमें ध्यान में रखना है और इसे ध्यान में रखकर हमारी पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है, अच्छी परंपराओं को हमें ग्रहण करना है, जोड़ना है और अच्छी परंपराओं के साथ हमें आगे बढ़ना है, जीवन में यशस्वी होना है। परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझती हो ना? तो रूढ़ी मतलब अटूट, जो टूटता नहीं है। तो हमें ध्यान देना है रूढ़ी और परंपरा। परंपरा मतलब प्रवाहित तो होती है, आगे बढ़ती रहती है, उसमें परिवर्तन अपेक्षित होता है, वह परंपरा होती है। और रूढ़ी जो होती है वह अटूट होती है, जिसे तोड़ा नहीं जाता है, वैसे ही उसे ग्रहण किया जाता है, वैसे ही उसे आगे ले जाते हैं। तो इस अंतर को समझने के लिए अपने संस्कृति का आधार से संबंधित साहित्य अपने कॉलेज पुस्तकालय से खोज कर लाना। लेखिका ने बेहद, आप अपनी पसंद से, अपनी कोई किताब से, अपने कोई लेखक जो आपका पसंद का हो, हम पढ़ते ही नहीं हैं, बात अलग से है, लेकिन हमारे ग्रंथालय में, पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें इस पर आधारित, अवलंबित, जो हमें मार्गदर्शक हो सकती हैं, उन्हें हम पढ़ सकते हैं। लेकिन हम नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए तो लेखिका ने यहाँ पर मार्गदर्शन किया है और पढ़ना चाहते हैं तो इस तरीके से हम अपना खुद का मार्गदर्शन भी किताबों के माध्यम से निश्चित रूप से अपने जीवन में कर सकते हैं। यह आधार एक भारतीय लड़की के नाते तुम्हारे व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है। यह आधार हमारे साहित्य से हमें ग्रहण करना, हमें मार्गदर्शन पाना इन किताबों के माध्यम से, यह हमारा अटूट ऐसा हिस्सा है, उसका हमें उपयोग करना है। बदले वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना है, या यहाँ पहचान शब्द को रेखांकित करो। बिना समझे, बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने से लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। कोई भी चीज़ जब हम नई स्वीकारते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हमें उसमें हमें लाभ होने वाला है, नुकसान होने वाला है या हानि अधिक है, यह हमें देखना
बहुत ज़रूरी है देखें। और अगर हम ये देखते हैं, समझते हैं, समझकर चलते हैं, तो ये हमारे लिए लाभदायक हो सकता है, मार्गदर्शक बन सकता है। और इस तरीके से विचार करने से हम अपने जीवन में यशस्वी हो सकते हैं, फलीभूत हो सकते हैं। पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्य का पर्याय नहीं हो सकता। ये अधोरेखित करने वाली बात, वाक्य यहाँ पर ध्यान में रखिए विद्यार्थी मित्रों। हमारे बहुत सी पुराने मूल्य अब इतने टूट फूट गए हैं कि उन्हें भी जैसे तैसे जोड़कर खड़ा करने का मतलब होगा अपने आधार को कमज़ोर करना, या यूँ भी कह सकते हैं कि अपनी अच्छी परंपराओं को रूढ़ि में ढालना। यहाँ में पश्चिमी संस्कार जो है, पश्चिमी विचार जो है, इन संस्कारों को, पश्चिमी संस्कृति को हमें किस तरीके से ग्रहण करना है, और हमारी जो रूढ़ी परंपरा है, हमारे अच्छे अच्छे संस्कार जो है, भारतीय संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ, विश्व में सर्वश्रेष्ठ संबोधित किया गया है, माना गया है, स्वीकारा गया है। इसे हमें ध्यान में रखना है, और ध्यान में रखकर हमें किन संस्कारों को ग्रहण करना है, कैसे उसे अपनाना है, यह हमें देखने की बेहद ज़रूरी है। समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति, नीति, रूढ़ी है, समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धारा परंपरा है, जो रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं हो सकती। परंपरा जो होती है प्रवाहित होती है, एक समय से दूसरे समय तक वह प्रवाहित होती है। एक देश की संस्कृति दूसरे देश में संक्रमित होती है और अपना नया रूप धारण करके वह समाज में रूढ़ भी हो जाती है। लेकिन हमारी जो संस्कृति है, इस संस्कृति को रूढ़ी बनाने की भी ज़रूरत है, अटूट बनाने की ज़रूरत है। उसे तोड़ मरोड़ कर दूसरे को, पाश्चात्य संस्कृति को उसमें जोड़कर अगर हम अपनाते हैं तो हमारा चेहरा मोहरा हम बदल रहे हैं। और पाश्चात्य मूल्य जो हैं, जो अनुकरणीय नहीं है, ऐसे संस्कारों को अनुकरण हमसे नहीं होना चाहिए। हमारी जो मट्टी है, हमारी जो धरती है, इस धरती के साथ हमें मजबूती के साथ जुड़े रहना बेहद ज़रूरी है। समय का अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति, नीति, रूढ़ी समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती है। अब यह हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, इसे हमें छोड़ देना है और उपयोगी मूल्य जो है बस उसी को अपनाना है। पाश्चात्य संस्कृति में अनुपयोगी ही सब कुछ है, ऐसी बात नहीं है, अच्छी बातें बहुत सारी हैं। समय की पाबंदी है, समय पर, वक्त पर हर काम करने की और नीट व्यवस्थित काम करने की जो उनकी पद्धति है, जो उनकी व्यवस्था है, उन बातों को हम ग्रहण कर सकते हैं ना। बस बाह्य रूप को ही क्यों हम अपनाएं, उनके विचारों को हम अपना सकते हैं, उनके काम करने का तरीका हम अपना सकते हैं। जो आधुनिक तकनीक है उनके द्वारा, उन तकनीक को हम अपना सकते हैं। यही अंतर है दोनों में। रूढ़ी स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील है। रूढ़ी स्थिर होती है, अटूट होती है, इसीलिए वह स्थिर कहा गया है, और परंपरा जो है वह गतिशील होती है। एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह जो हर सड़ी गली रूढ़ी को किनारे फेंकता और हर भीतरी बाहरी, देशी विदेशी उपयोगी मूल्य को अपने से समेटता चलता है। इसलिए मैंने पहले कहा है कि अपने टूटे फूटे मूल्यों को भरसक जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं होगा। आज नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य भर हरा कर गिरेंगे हैं। ऐसे तोड़ मरोड़ कर जोड़े गए जो मूल्य हैं वह भर हरा कर
यहाँ पर दूर हो जाएंगे, टूट जाएंगे। देखें, ये मजबूती के साथ खड़ी नहीं हो सकते हैं। इसके लिए हमारी जो परंपरा है उसे हमें मजबूती के साथ खड़ा रहना है, उसे बांध कर रहना बेहद ज़रूरी है। इसी तरह पश्चिमी मूल्य भी जो हमारी धरती के अनुकूल नहीं है, जो कि त्यों यहाँ नहीं उगाए जा सकते, उगाएंगे तो वे पौधे फलीभूत नहीं होंगे, होंगे तो जल्दी झड़ जाएंगे, वे फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे। ये फलीभूत नहीं हो सकते हैं, जड़ के साथ उसे मजबूती के साथ हम पकड़कर नहीं रख सकते हैं। इसलिए पाश्चात्य पश्चिमी मूल्यों को हमें कैसे लेना है, किस तरीके से ग्रहण करना है, यह हमारे लिए बेहद सोचने वाली बातें हैं, इसे ध्यान में रखने वाली बातें हैं। और यही बात को लेकर ध्यान में रखकर लेखिका जो हमें मार्गदर्शन करना चाहती है, उस मार्गदर्शन को हमें ध्यान में रखना है। और आज के लिए हम यहाँ पर विराम लेते हैं। आगे का हिस्सा आगे के लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।